Hey guys, my name is Jais Kumar Karan and welcome to our channel Karn's Classes। जैसा कि आप सबको पता है आपका रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हो चुका है। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड देखने से पहले आप सबके लिए अच्छा रहेगा कि इंट्रो पार्ट फर्स्ट देखें तब सेकंड देखें तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। तो जो हमारा इंट्रो पार्ट सेकंड उसका फर्स्ट टॉपिक है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, मतलब हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी नंबर का, ऑफ एनी नंबर, ठीक है। आपको कोई बोल दे कि चलिए आप प्राइम फैक्टर फाइंड कीजिए, तो कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा वो है, आपको बोलेगा 140 का प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए। आपको बोलेगा 140 का प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करना है, आपके कॉपी के राइट साइड में एज अ रफ वर्क या अपने कॉपी के पीछे में भी कर सकते हैं, ठीक ना। अगर दिखलाना है तो वहीं कीजिए, अगर नहीं दिखलाना है तो साइड में कर सकते हैं, ये रफ वर्क ही है हमारा। तो 140 लिख के एक लाइन खींचना है वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली खींचना है। तब ऐसा छोटा से छोटा डिजिट, ऐसा छोटा से छोटा नंबर जिससे ये नंबर कट रहा है उससे उसको काटना है, ठीक है। ये हमारा रूल होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो 2 से कटने वाला है, 2 7 सा 14 एंड 0, फिर 2 से कटेगा 35 टाइम्स में, देन 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से कटेगा, 5 से 7 टाइम्स में कटेगा, देन 7 से आपका 1 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। इतना कर लेने के बाद जब अंतिम में आए, जब तक अंतिम में 1 नहीं आता तब तक आपको छोड़ना नहीं है। मतलब 1 आ गया इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर खत्म हो चुका है। अब खत्म हो चुका है तो ये हमारा जो आउटकम्स आप देख रहे हैं, ये साइड में जो निकल के आ रहा है, जो साइड में आपको आउटकम्स निकल के आ रहा है, यही आपको प्राइम फैक्टर है इस नंबर के। सिंपल। तो इस नंबर्स के प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो लिखिएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 140 विल बी, क्या होगा, 2 into 2 into 5 into 7, 2 into 2 into 5 into 7, एज सिंपल एज डैट। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हैं तो ये जो लिखने का तरीका है बचकाना हो चुका है। तो ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिखें। ये सबसे पहले देखिए दो कितनी बार है, दो दो बार है, दो दो बार है, मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, into 5 into 7, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ये लाइन ना लिख के डायरेक्ट ये लिखें, आपका आंसर सेव होगा, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तो ये आपका 140 का प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। आप लोग इसे लिख लें। जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा वो आपका कुछ ऐसा है। चलिए आप लोग सेकेंड क्वेश्चन लिखिए और हमसे पहले सॉल्व करिए, या तो वीडियो पॉज करके, ठीक है, या तो साथ साथ। द सेकेंड क्वेश्चन विल बी 5005, इसका प्राइम फैक्टर निकालना। देन फिर से चलेंगे कॉपी के राइट साइड में, 5005 लिखना है आप सबको, ठीक है। फिर वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इतना करने के बाद छोटा से छोटा अंक ढूंढना है जिससे एक आपको डिविजिबल होने वाला है। तो आई थिंक 5 बेटर रहेगा। 5 5 0 0 5 5, ठीक है। 5 से कोई छोटा अंक है नहीं जिससे में इससे ये पूरा पूरा डिविजिबल हो, इसीलिए द स्मॉलेस्ट नंबर इज 5, जिससे ये डिविजिबल होने वाला है। 5 के बाद फिर 6 नहीं 7 से होगा, 7 1 7, 7 4 28, 7 3 21, ठीक है। अब 7 के बाद ये आपको 11 से होगा, 11 1 11, 11 3 33, ठीक है। अब 13 1 13। तो देखिए इसमें भी हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा, जहाँ पे अंतिम में 1 आ गया। जब तक अंतिम में 1 नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं है, जब तक अंतिम में 1 नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं है। यदि 1 आ गया तो इसका मतलब समझना है कि प्राइम फैक्टर आपका यहीं पे स्टॉप हो चुका है। तो अब जो निकल के आ रहे हैं आउटकम्स, ये सारे आपके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं इस नंबर के। तो साइड में हम लोगों को लिख लेना है यहाँ पे नीचे में, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 इज, क्या क्या आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, 5 into 7 into 11 into 13, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। एज सिंपल एज दैट। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहें, इसी के साथ आपको आएगा। आपके घर के लिए एक टास्क दे रहा हूँ HW, जो कि आप सबको घर पे बनाना है। 156 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है, आप सबको 156 का प्राइम फैक्टर फाइंड करके लाना है, देख लीजिए, ठीक है।
अब प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है ये तो हो गया। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा थ्योरम 1.1। एक बार फिर से मैं बतला दूँ, थ्योरम 1.1 कहने का मतलब जो नया बुक है आपका एनसीईआरटी, उसमें थ्योरम 1.1 जो है वो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है। तो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं नए बुक के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, नया एनसीईआरटी बुक जो कि 2023 का एडिशन है, ठीक है। तो चलिए हमारा थ्योरम 1.1 पढ़ते हैं। जो पुराना बुक था उसमें ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स 1.2 में आता था आई थिंक, ठीक है, जैसे कि मुझे याद है। अब नए बुक की बात करते हैं तो थ्योरम आपका थ्योरम 1 है, थ्योरम 1.1 होगा ये सर। थ्योरम 1.1 क्या है? तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये थ्योरम क्या बोल रहा है, क्या चीज़ में हेल्प करेगा, फलाना चिलाना। तो देखते हैं। इट इज सेड दैट एवरी कंपोजिट नंबर, आप साथ साथ लिख सकते हैं, बस जब मैं समझाता रहूँगा तब लिखना छोड़ के आपको बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज सॉरी एक्सप्रेस्ड करने का मतलब फैक्टराइज। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। और यहाँ पे सर बोलेगा इट्स प्राइम्स, ये प्राइम्स क्या है? ये प्राइम्स का मतलब होता है प्राइम नंबर से है, प्राइम्स का मतलब होता है प्राइम नंबर से है, ठीक है। ये प्राइम्स करने का मतलब प्राइम नंबर से है, ओके। तो क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपोज्ड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। पहले यहाँ तक का मतलब समझते हैं, आगे भी है आपका ये फंडामेंटल समझते हैं, बट यहाँ तक का मतलब समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बोल रहा है कि आप जितने भी कंपोजिट नंबर है ना, जितने भी कंपोजिट नंबर उसमें से एक उठाइए। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, हम कुछ ले सकते हैं, आप कुछ ले सकते हैं। अगर हम कोई कंपोजिट नंबर उठाते हैं और उसका प्राइम फैक्टर करते हैं, अगर कंपोजिट नंबर उठा के उसका प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसका जो प्राइम फैक्टर आएगा ना वो प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 12 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए, साइड में करते हैं, चलिए 12 का। तो 2 से कटेगा 6 टाइम्स में, फिर 2 से 3 टाइम्स में, देन 3 से 1 टाइम्स में, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया 12 का, 2 इंटू 3, मतलब कि ये लिखा हुआ है 2 इंटू 3, बट आपको इसको ऐसा नहीं लिखना है, इसको आपको 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिखना है, ठीक है। ऐसा ना लिख के आपको ऐसे लिखना है, हाँ। तो ये क्या हो गया हमारे, ये 12 के आपको प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। अब आप देखिए ये कंपोजिट नंबर है 12, अब उसका प्राइम फैक्टर निकालने पे ये जो प्राइम फैक्टर आ रहा है वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। प्राइम नंबर तो समझते हैं ना, ऐसे नंबर जो खुद से और वन से डिविजिबल होते हैं, ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 और 3 दोनों दोनों प्राइम नंबर से अब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ तक का लाइन बस इतना ही कह रहा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उसके जब उसको आप एक्सप्रेस्ड करते हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर है जब आप उसको एक्सप्रेस्ड करते हैं तो वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखाता है। यहाँ तक कितना बोल रहा है। अब ये आगे बोल रहा है एंड एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factor occur। आगे भी आगे आगे नहीं है, बस यहीं तक है। अब आगे ये लिखा गया है, अब यहाँ तक समझ चुके थे, अब आगे लिखा हुआ है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। आप देखिए
फॉर एग्जांपल जैसे इसका फैक्टराइजेशन निकाला गया, ऐसा हुआ। एक और डिजिट का निकालते हैं, एक और नंबर्स का निकालते हैं, तो 462। चलिए इसका निकालिए, आप लोग अपने साइड निकालिए, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। किसका निकालना है? 462 का। तो 462 का जब निकालिएगा तो उससे पहले सबसे पहले कटेगा 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। देन 3 से कट सकता है, 3 7 21, 3 7 21। देन आप देखें 7 से कटेगा, 7 1 ज़ा 7, 7 ज़ा 7। देन 11 से 11 1 ज़ा 11। ठीक है, तो ये जो आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं वो आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए इस नंबर के। तो क्या क्या आंसर बताइए एक बार? 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। देख रहे हैं, एक नंबर आप और ले लीजिए, दो नंबर लीजिए, उसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। सारे कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर निकालने पे सारा का सारा अलग आएगा। इस ये लाइन का कहने का मतलब है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब कि ये जो फैक्टराइजेशन है ना, ये फैक्टराइजेशन आप देख रहे हैं ना, ये यूनिक है, ये यूनिक है। ऐसा फैक्टर्स किसी और नंबर का नहीं हो सकता, और ऐसा प्राइम फैक्टर्स किसी और नंबर का नहीं हो सकता। मतलब ये अपने आप में यूनिक है। ठीक है, यहाँ तक का ये मतलब हुआ। अब जो लाइन बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, ऐसा है कि ये जो कंपोजिट नंबर है, इसका आपको जो प्राइम फैक्टर लिखा गया है प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये आप ऐसे ही लिखें या इसको उलट पुलट करके, जैसे कि 3 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 7 ऐसे भी कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और फॉर्म से और ऑर्डर से जिसमें ये आपको इस नंबर का प्राइम फैक्टर दिखा सकता है। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर हो सकता है, और भी ऑर्डर हो सकता है, आप अपने मन से बना सकते हैं। ठीक है, बस ये कर सकते हैं। बट जो इसका जो प्राइम फैक्टर्स का जो आपको प्रोडक्ट आ रहा है, सॉरी, जो प्राइम फैक्टर्स का आपका जो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म फैक्टराइज कर रहे हैं इसको आप, वो आपका यूनिक होगा। तो यही है आपका थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। यू हैव टू राइट इट। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। जी हाँ, आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का एप्लीकेशन, कि सर क्या क्या है और उसकी क्या क्या यूज़ है। एप्लीकेशंस इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि आपका सवाल हल्का हो, इजी हो। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, कि आपका एप्लीकेशंस क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के मेनली दो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला एग्जांपल है हमारा, वो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाले आ रहे थे और अभी भी आएंगे। बट जो सेकेंड आपका एप्लीकेशन है उस पे बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं आएगा, क्योंकि आपके नए एनसीईआरटी बुक में उस पे बेस्ड क्वेश्चन मेंशन नहीं है। बस मेंशन है तो वो बातें, वो एप्लीकेशंस, इसीलिए ये बोर्ड पे बताया जा रहा है आपको। बस एप्लीकेशंस जो सेकंड वाला एप्लीकेशन है वो मेंशन है। तो सीबीएसई का कोई ठीक नहीं, वो आपको पूछ सकती है। लेकिन जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी आपको आने वाले हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? वी कैन यूज इट टू प्रूव irrationality 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 of a number। ठीक है, हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का यूज़ करते हैं। हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का यूज़ करते हैं कोई नंबर कोई नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए, किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट यूज़ हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एप्लीकेशन, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आएगा। अब जो सेकेंड एप्लीकेशन ये वाला, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो नहीं पूछा जाएगा। मेंशन है तो बस एप्लीकेशन उसके बारे में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग देख लें क्या कैसे है। सेकेंड एप्लीकेशन बोलता है वी कैन यूज इट टू फाइंड एग्जैक्ट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर ठीक है, whether it is whether it is
टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोले हम? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। आप ये सर, ये जो आप सेकेंड एप्लीकेशंस बता रहे हैं इनमें टर्मिनेटिंग आ रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, ये रेशनल नंबर्स, डेसिमल फॉर्म, ये सब क्या है क्या? तो इसको समझने के लिए बस 2 मिनट का समय लगेगा। बस इस पे ज़्यादा बहस नहीं करना है क्योंकि इस पे बेस्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, बस आपको ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछ दे, इसीलिए इस पे उतना बहस नहीं करना है। तो 2 मिनट लगेगा समझाने के लिए। वैसे आप ऊपर से समझ ले, लिखा हुआ वी कैन यूज इट टू फाइंड एग्जैक्ट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हमारे ओल्ड एनसीईआरटी बुक में ऐसा लिखा गया हुआ था, ऐसा दिया गया था कि आपको कुछ रेशनल नंबर्स आपको दिए जाते थे डेसिमल के फॉर्म में, और आपको बतलाना रहता था कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है वो आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो अब क्या है ना, वो सारे क्वेश्चन हटाए जा चुके हैं, तो आपका बस एप्लीकेशन दिया हुआ है। अब इसके ये सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में बस 2 मिनट लगेगा समझाने के लिए। आप इसको नोट कर ले, ठीक है? 2 मिनट लगेगा आप इसको समझाने के लिए, बस 2 मिनट। ये सारे आपको डेसिमल के टर्म्स है, ठीक है? डेसिमल नंबर्स की टर्म्स। तो एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स खत्म होता है, बस जिसका सेकंड एप्लीकेशन है उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, क्या कैसे है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या कैसे है? आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना सर, वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। दिस इज योर फ्लो चार्ट ऑफ डेसिमल। यू हैव टू राइट डाउन। द फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे डी का मतलब डेसिमल एक्सपेंशन से है। ये डेसिमल एक्सपेंशन जो लिखा हुआ है उसको डी हम लिख सकते हैं, ठीक है? द फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, द सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है? एंड द थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड, देख रहे हैं, एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है? डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड है। द फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, द सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड द थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी क्या है, कैसे है, अब ये आपको देखना है। एक वर्ड है टर्मिनेट, इसी से आया हुआ टर्मिनेटिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। यहाँ पे ग्रामर नहीं क्योंकि मैथ्स चल रहा है, तो आपका ये वर्ड टर्मिनेट से टर्मिनेटिंग आया हुआ है, और टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, मतलब ख़त्म हो जाना, मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो आपको एक समय के बाद ख़त्म हो जा रहे हैं वो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। फॉर एग्जांपल 6.25 लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि एक समय के बाद जो पॉइंट के बाद है नंबर्स ख़त्म हो जा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल 7.285694, यहाँ भी देख रहे हैं एक समय के बाद जो है डेसिमल डेसिमल के कुछ प्लेस तक के बाद ये जाके आपको नंबर्स खत्म हो रहे हैं। थर्ड एग्जांपल 8.2, ये तो यहीं खत्म हो जा रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि एक समय बाद खत्म हो जा रहे हैं वो आपके टर्मिनेटिंग होते हैं। द सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग करने का मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि खत्म नहीं हो रहे। अब खत्म नहीं हो रहे तो रिपीट कर रहे हैं, मतलब जो जो आ रहा है फिर आ रहा है फिर फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। द एग्जाम्पल इज 8.25, अगेन 25, 25, 25, ऐसे चलते रह जाएगा, ठीक है? ऐसे ही चलते रह जाएगा, आपका कॉपी भर जाएगा लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी कर रहा है, हर 25 के बाद ये रिपीट कर रहा है। तो जो मैथमेटिशियन सब होते हैं वो इसको ऐसे लिखने के बजाय 8.25 के ऊपर रेकरिंग दे देते थे। ये जो आपका लाइन खींचा हुआ 25 के ऊपर, इसका मतलब होता है 25 रिपीट करते जाएगा। जितने डिजिट्स के ऊपर, जितने नंबर्स के ऊपर लाइन खींचे रहेंगे उतना डिजिट्स आपका बार बार रिपीट होते जाएगा, ठीक है? इतना समझ में आता है?
इसीलिए इसका जो नाम जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये तो है ही, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के अलावा जो दूसरा नाम है वो हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखिए या रेकरिंग लिखिए, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका नाम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो था ही, देन इसका नाम हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी बोलिए ये बोले दोनों सही है, आप एक ही बोलना पड़े, ये समझाने के लिए था बस। आपको कहीं एक ही नाम को लिखना है अपने कॉपी में, या तो आप या करके लिख सकते हैं। तो द फर्स्ट एग्जांपल इज 8.25 एंड द सेकंड एग्जांपल विल बी 7.2 के ऊपर में ये आपको ये रेकरिंग खींचा हुआ है। इसको बार भी बोलते हैं, लाइन भी बोलते हैं और रेकरिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब ये जो ऊपर में लाइन खींचा हुआ उसका मतलब बार भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है और रेकरिंग भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि आपको पॉइंट के एक अंक, दो अंक, तीन अंक बाद रिपीट करते जाते हैं, तो वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। द थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि खत्म भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, अपने जोन में जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है 0.01 011 0111 01111 0, फिर से चलते रहेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो एग्जाम्पल है, ना तो ये आपका ख़त्म हो रहा है क्योंकि चलते जा रहा है, और ना ही ये रिपीट कर रहा है। देख रहे रिपीट कर रहा है, ध्यान से इसको देखिए, नहीं रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। इतना समझने के बाद इतना समझने के बाद एक इतना समझने के बाद एक बातें हैं जो आपको ध्यान रखना। आप जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये दोनों टर्म, ये जो दोनों टर्म है ये आपके रेशनल नंबर है। क्या सर? रेशनल नंबर्स तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हुआ करते थे, अभी डेसिमल, अरे सुन तो लो, आगे तो पे देख लो। रेशनल नंबर है बट इन डेसिमल फॉर्म, इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। और ये बाकी बात जो अंतिम का बच गया, ये जो आपको दिख रहा है जैसे, ये आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेटिंग हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, वो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं डेसिमल फॉर्म में। और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं डेसिमल फॉर्म में। बस इतना ही था। अब जो इसके बाद वाला टॉपिक जो है, आप क्या क्या पढ़ चुके हैं? आप पढ़ चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकाला जाता है। देन उसके बाद आपने पढ़ा कि थ्योरम आपका 1.1 जो था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। देन आप पढ़े उसके एप्लीकेशंस, मेनली दो एप्लीकेशंस थे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है और सेकंड पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, बस उसके बारे में जानना जरूरी था, इसीलिए एक्सप्लेन किया गया। इसके बाद जो टॉपिक होने वाला है वो आपका एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर होने वाला है, एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर होने वाला है। तो क्या है वो टॉपिक? लेट्स सी। एज यू नो दैट एज यू नो दैट एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इतना तो पता है, ये सबको पता है, लेकिन इसका मतलब किसी को नहीं पता। बहुत स्टूडेंट को मतलब नहीं पता होगा इसका मतलब है। सर ये मतलब का मतलब ये होने वाला है कि किसी भी नंबर्स का जब आपको एचसीएफ बोला जाएगा फाइंड करने के लिए, तो अगर आपको ये मतलब आता रहेगा, रिमेंबर रहेगा, तो आप उसका एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं, एज सिंपल एज डैट। तो इसको बताने से पहले जो दूसरा होगा वो एलसीएम होगा। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जब इसका मतलब है तो इसका भी मतलब होगा, मतलब आपको जो नंबर्स दिए रहेंगे
और पूछा जाएगा कि इस बताइए इसका एलसीएम, तो अगर आपको ये मतलब का मतलब आता रहेगा तब जाके क्या होगा ना, आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सर ये मतलब क्या क्या देखिए, ये एचसीएफ और एलसीएम का जो मतलब लिखा हुआ उस मतलब का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ each common prime factor in a number। ठीक है, बतलाया जाएगा क्या है। अब एलसीएम का मतलब देखिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ each prime factor each prime factor involving in a number इन अ नंबर। बस इतना ही सा है। अब एचसीएफ क्या बोल रहा है, एचसीएफ क्या बोल रहा है, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल से बेटर और कुछ हो नहीं सकता। तो क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो मैं घेरा बना के बीच में एग्जांपल को ले सकता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोले 26 का और 91 का आप एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करें। पहले तो उतना लिख लें, क्योंकि फिर यहाँ वहाँ लिखते लिखते आपको समझ में नहीं आया कि क्या लिखे हुए हैं, ठीक है। इतना आप पहले आप लिख लें, ठीक है। आपको दिख तो रहा है ठीक से, हाँ दिख रहा है, ठीक ना, इतना आप लिख लें। अब दो नंबर्स दिए रहेंगे, आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर देंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने से पहले आपको पता है कि नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकालना जरूरी होता है। तो आप 26 का प्राइम फैक्टर निकाल के यहाँ लिखेंगे, आप 91 का प्राइम फैक्टर निकाल के यहाँ लिखेंगे। क्योंकि यहाँ जगह कम है तो साइड में लिखना पड़ेगा प्राइम फैक्टर ऑफ, यहाँ भी सेम चीज़ प्राइम फैक्टर ऑफ 26 90। आप 26 का प्राइम फैक्टर निकालिए, आप अपने कॉपी पर निकालिए, मैं साइड में निकालता हूँ। 26 का होगा 2 × 2 2 6 फिर 13 13 2 × 13 2 × 13। देन 91 का निकालते हैं। 91 का होगा सर 7 से लगेगा, 7 × 7 एंड 7 3 × 21 13 × 13, ठीक है, 7 × 13। जैसा कि आप देख रहे हैं प्राइम फैक्टर निकालना जरूरी है, इसीलिए प्राइम फैक्टर सबसे पहले बतलाया गया था। यहाँ तक समझ में आता है। अगर आपसे कोई बोल दे सर दो नंबर देते और आपसे आपसे बोल दे कि चलिए इसका एलसीएम और एलसीएम निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा उस दोनों नंबर का। प्राइम फैक्टर के बाद आपकी बारी आती है एचसीएफ निकालने की। एचसीएफ क्या होगा सर, ठीक है ना। तो एचसीएफ क्या होगा, आप ये मतलब समझते हैं कि मतलब जब याद होगा तब ये समझ में आएगा कि एचसीएफ क्या। लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ इच कॉमन प्राइम फैक्टर इन ए नंबर। सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, उसमें से देखना है कि कॉमन क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कॉमन ये है। आप कॉमन में से भी जो आपको डिजिट्स है उनमें देखना है कि कौन सा कम पावर वाला डिजिट है। तो दोनों तो सेम ही है, तो वही लिखा जाएगा। क्योंकि और कॉमन नहीं है, अगर होते तो इंटू करके वो भी लिखाते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नंबर्स दे देंगे, उनके आप प्राइम फैक्टर्स निकालिएगा। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद कॉमन निकालिएगा। अब जो कॉमन निकाले हैं उनमें से आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर जो है ना आपका, कौन सा नंबर वो छोटा पावर वाला है, उसी को आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आपका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम का मतलब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ इच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्विंग इन अ नंबर। तो आपने जो प्राइम फैक्टर निकाला उस सब में से जो ग्रेटेस्ट पावर वाले नंबर से उनको लिखना है, ठीक है, उनको आपको लिखना है। तो 2 अकेला ही है, 7 भी है। अगर 7 यहाँ पे आ रहा था, ठीक ना, तो देखते कि अगर 7 का पावर यहाँ पे अगर 4 रहता तो देखते हैं कि जो अधिक पावर वाला है उसी को लेना है, ठीक ना। तो वो वाला लेते हैं, क्योंकि अभी अकेला 7 है तो 7 को लिया गया है। फिर इंटू 13, इसको जब इंटू कीजिएगा तो 13 7 91 2 182 आएगा। तो आप जैसे देख रहे हैं ये आपके सामने एचसीएफ और एलसीएम। तो सर एक बार एलसीएम का और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये बोला गया है कि प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं दोनों नंबर के,
उनमें से जो भी नंबर्स आपके पास प्राइम फैक्टर्स के रूप में आ रहे हैं वो सारे में आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर जो है ना, कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट पावर वाले हैं, उनको आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो वो आपका एलसीएम होगा। एज सिंपल एज डैट। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लिया जाए क्या, उससे बेटर क्लियर हो सकता है आई थिंक। तो आप खुद से ही कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, उसका प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, देन आप प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको बोलेगा 30 और 20 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है, आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिखना पड़ता है। प्राइम फैक्टर ऑफ 30, फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 20 निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं साइड में निकालते हैं। 30 का क्या हो सकता है, 2 15 टाइम्स में, 3 5 टाइम्स में, 5 1 टाइम्स में। ठीक है, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 30 के प्राइम फैक्टर्स में। अब 20 का देखा जाए, और 20 का क्या होगा, 20 का 2 10 जा, 2 5 जा, देन 5 1 जा। देख रहे हैं ना, 2 इंटू 5। इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि दो बार है, दो दो बार है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो ये आपके 20 के प्राइम फैक्टर, ये 30 का प्राइम फैक्टर है। अब बात आती है कि एच सी एफ क्या होगा सर। एच सी एफ ऑफ 30 एंड 20 क्या होगा सर। तो याद कीजिए क्या मतलब बताया गया था, क्या मतलब बताया गया था। आप जो प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको एच सी एफ के लिए कॉमन देखना होगा, कॉमन क्या क्या है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कॉमन 5 है, फिर यहाँ पे देखिए कॉमन 2 है, देख रहे हैं ना, और कुछ कॉमन है नहीं है। तो आप कॉमन में से भी जो स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर्स हैं, कॉमन तो आप देख रहे हैं, आप कॉमन में से भी जो स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर्स उसको लेना है। यहाँ पे 2 का पावर 2 भी आपके पास उपलब्ध है और 2 भी उपलब्ध है, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन दोनों नंबर में से कौन छोटे पावर नंबर है। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ, मतलब 2 का पावर 1 होता है, तो 2 का पावर 1 छोटा है या 2 का पावर 2 छोटा है। एज यू नो डेट 2 का पावर 1 छोटा है, तो आपको वो लिखना पड़ेगा 2। 2 के पावर 1 को 2 ही लिखा जाता है, ठीक ना। फिर इंटू, आप देखिए कौन कॉमन है, आप 5 कॉमन है, दोनों सेम है तो 5 ही लिखा जाएगा। तो दोनों का पावर सेम है, वही लिखाते हैं, तो आपका ये एस हो जाएगा। आप इसको इंटू कीजिएगा, आपके सामने एस आ जाएगा। देन आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 30 एंड 20। अब एस के बारे में, सॉरी, एलसीएम के बारे में क्या बतलाया गया था, आपको क्या बतलाया गया था, रिमेंबर कीजिए, कॉपी खोलिए, वहाँ देखिए, यहाँ समझिए कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स ये दोनों नंबर्स के निकल के आ रहे हैं, सब में से जो ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट पावर वाले नंबर्स हैं उनको लिखना है। तो ग्रेटेस्ट पावर वाले नंबर्स क्या क्या हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स में 2 भी हैं, यहाँ भी 2 भी हैं, पर इसमें से जो ग्रेटेस्ट पावर वाले नंबर्स हैं उन्हीं को लिखना है, मतलब 2 का स्क्वायर लिखना है उन्हें। अब 3 तो अकेले राज कर रहा, तो 3 का 3 ही होगा। देन 5 देखिए, फिर 5 में दोनों सेम है तो 5 ही होगा। दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन होगा, कोई नहीं है, मतलब वही लिखाएगा। अब इसको आपको जब इंटू करना है तो 2 का इसका मतलब 4 होता है, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो 60 आपका जो 60 आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। अब बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, आपका क्वेश्चन एक्सपेंड आएगा, इससे भी अधिक आ सकता है। ऐसे तो पूछा ही गया है कि इसका एलसीएम क्या होगा, और ऐसे भी पूछ देगा वेरीफाइड एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ तक आप लोग कॉपी पे नोट कर सकते हैं पहले, ठीक है, इसके आगे हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं, तो इससे अच्छा रहेगा कि साइड में वेरीफाई कहीं कर लें। ठीक है, साइड में कर लेते हैं लाइन खींच के, इतना तो काफ़ी है वेरीफाई होने के लिए। ठीक है, तो ये एक आपका नोट भी हो गया, यहाँ पे आप इसको नोट बना के लिए भी ले सकते हैं। ये नोट फर्स्ट इसको लिख सकते हैं कि आपका ये जो होता है ना, एलसीएम इंटू एसटीएफ हमेशा इक्वल होता है वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के, जो कि आपका एलसीएम एसटीएफ है। नहीं समझे, यहाँ देखिए, एक नोट लिख लिया पहले आप, यहाँ छोड़ दिया कहीं लिखना, कि जो एलसीएम होता है और जो एसटीएफ होता है वो आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है। ये क्या कैसे है बता रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
जैसे कि कोई दो नंबर है, मान लेते हैं ए बी है, तो ए बी का जो एलसीएम होगा और ए बी का जो एचसीएफ होगा उसका जो प्रोडक्ट आएगा, ए बी दो नंबर्स हैं उनके एलसीएम और ए बी दो नंबर थे उनके एचसीएफ, उनका जो प्रोडक्ट हो वो हमेशा इक्वल होगा वो नंबर्स के प्रोडक्ट के, ये नंबर्स के प्रोडक्ट के। बस ये लिखा हुआ है, इसको आप साइड में कहीं भी नोट कर लें, नोट वन करके, क्योंकि नोट टू इसके बाद में लिखाने वाला हूँ इस स्लाइड के बाद। तो यहाँ तक होने के बाद वेरीफाई करने के लिए आपको बोलेगा कि एस सी एफ एल सी एम इंटू एस सी एफ क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है। तो आप लोग क्या कैसे कीजिएगा, सबसे पहले जो लिखा है वो लिखिएगा, एल सी एम इंटू एस सी एफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम क्या लिखा हुआ आपको, एलसीएम क्या आप क्या निकाल पाए हैं, 60 निकालें, 60 इंटू एस सी एफ क्या निकला आपका 10 निकला, कि इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। कौन से नंबर का निकाल रहे थे, तो दो नंबर्स का, ये प्रोडक्ट यही दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट लिखने वाले 30 या 20 का, तो 30 या 20 का। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इंटू कीजिएगा तो 6 पे 2 0, यहाँ पे 2 या 6 पे 2 0। आप जैसा कि देख रहे हैं एल एच एस और आर एच एस दोनों यहाँ पे इक्वल हो रहा है, तब जाके आपका वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आएगा तो वेरीफाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यही था आपका कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लेते ऐसे। इसके बाद मैंने जैसा बोला था, हाँ नोट टू बतलाने वाला हूँ, वो क्या है वो देखिए, वो क्या है वो देखिए, गिव मी अ सेकेंड, आई विल लव इट। हाँ, तो जो आपका नोट टू है, जो आपका नोट दूसरा है वो क्या है, अब ऐसा है ना, एच सी एफ 3 नंबर का और एलसीएम 3 नंबर का डज नॉट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, मतलब कि ए गुने बी गुने सी। इससे पिछले वाले स्लाइड में ये बताया गया था कि 2 नंबर का एचसीएफ का प्रोडक्ट और 2 नंबर का एलसीएम का प्रोडक्ट वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बट इसमें ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 3 नंबर का जो एचसीएफ होगा और 3 नंबर का जो एलसीएम होगा उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल नहीं होगा वो तीनों नंबर के प्रोडक्ट के। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट खत्म होता है यहीं पे। थर्ड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं थ्योरम 1.2, उसको समझाने वाले हैं। फिर थ्योरम 1.3 नए बुक के हिसाब से, ये सारा जो चल रहा है वो नए बुक के हिसाब से फिर से बतला दे रहा हूँ। थ्योरम 1.3, ठीक है, जिसमें आपको प्रूफ करना रहता है कि रेशनल नंबर की रूट टू एक रेशनल नंबर है, रूट 3 रूट 11 रूट 5 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर।